हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भारत सिलेक्शन विंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, तो आज प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में थर्ड पार्ट आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा, ए एन और द के यूज़ को समझा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को समझा, और अब उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट करते हुए तीसरे पायदान पर हम लोग पहुँचे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1, 2 और आज ये थर्ड और लास्ट प्रैक्टिस सेट है आर्टिकल्स का। इसके बाद फिर हम नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड एंड फाइनल प्रैक्टिस सेट जो आपका आर्टिकल्स का है, तो उसमें आज जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ रिक्वायर्ड। जो आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें आपको एरर फाइंड करना है। अभी तो आप ये जानते हैं कि आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है और इस वजह से आपका फोकस पूरी तरह से आर्टिकल्स को ढूंढने में रहता है, उससे रिलेटेड एरर को करेक्ट करने के लिए आप सोचते हैं। लेकिन जब आपके सामने मिसलेनियस सेंटेंसेस होंगे तो सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप करेंगे तो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, दूसरी बात क्या है कि सारे टॉपिक्स मिसलेनियस होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, लैंग्वेज की जो बारीकियां हैं उनको जो है लगातार समझते रहें, और ये जो रूल्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, उनका एप्लीकेशन वहाँ पर देखिए कि किस टाइप में वो रूल्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। रीडिंग करते टाइम आप इन चीज़ों को पाएंगे। तो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़िए, जितना भी आपको रीडिंग मटेरियल मिले उसको ज़रूर पढ़ते जाएं। और जब रीडिंग आप करते रहेंगे तब फिर लैंग्वेज पर आपकी जो कमांड है, जो उस पर होल्ड है, वो ग्रास्प आपकी अच्छी बनेगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। आई एम नॉट वेल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वेल्दी आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी मैं वेल्दी नहीं हूँ, धनी नहीं हूँ। सो और इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता। और क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, टू बाई। अफोर्ड के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, तो अफोर्ड के बाद बाइंग यानी जेरंड नहीं हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई आ एक्सपेंसिव कार। अगर इस पार्ट को आप देखिए तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, आ एक्सपेंसिव कार लिखा हुआ है। तो आप आ कार तो लिखेंगे, ही बॉट आ कार, क्योंकि कार आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। कार हमने कहा तो इनिशियल जो साउंड है वो कार का निकल रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और इस वजह से कार से पहले हमने क्या किया, आर्टिकल आ का यूज कर दिया। तो ही बॉट आ कार मतलब उसने एक कार खरीदी। लेकिन अगर हम लिख दें ही बॉट आ एक्सपेंसिव कार, तो ये बात हो जाएगी गलत, क्योंकि कार के लिए आप आर्टिकल तो लाएंगे, कार नाउन है इस वजह से आर्टिकल आएगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है अपने से तुरंत बाद वाले वर्ड की इनिशियल साउंड के हिसाब से, लेटर से भी मतलब नहीं, केवल ई लेटर से मतलब नहीं है। ई लेटर तो यूरोपियन में भी पड़ेगा, ई लेटर तो यू में भी पड़ेगा, EWE जो लिखा जाता है, यू पढ़ते हैं, एक फीमेल शिप होती है। तो आपको ई लेटर पर नहीं जाना है, जो साउंड है एक्सपेंसिव, ए का साउंड निकल रहा है जो कि एक वाउल साउंड है, आ का साउंड है, ए का साउंड है, ई है, ओ है, ऊ है, ये सब क्या है, वाउल साउंड्स हैं। और वाउल साउंड है इस वजह से हम यहाँ पर आ का यूज़ ना करके बल्कि हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एन लिखा जाएगा, एन एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पर पार्ट सी आपका जो है इसमें एरर है और आ की जगह पर आपको एन लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। ये आपका हुआ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, सुनीता ओपेंड अ एल्मिरा फुल ऑफ बुक्स। सुनीता ने किताबों से भरी हुई एक अलमारी खोली एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग,
और उनमें से एक, यानी दे या देम का यूज जो है वो पर्सन्स के लिए भी, पर्सन्स के लिए तो होता ही है, थिंग्स के लिए भी होता है, यानी ही, शी और इट, इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम हो गया। तो सुनीता ने एक अलमारी खोली जो कि किताबों से भरी हुई थी, इसका मतलब फुल ऑफ बुक्स, ये आपकी फ्रेज हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई अलमीरा के लिए। अगर हम लिख दें कि विच वॉज फुल ऑफ बुक्स, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाती, विच वॉज, विच आपका सब्जेक्ट होता, वॉज वर्ब हो जाती। तो सुनीता ओपनड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम, और उन किताबों में से, ये जो देम आया है वो किसके लिए है, बुक्स के लिए बात कर रहा है यहां पर ये देम, ठीक है। तो फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम, उनमें से एक किताब निकाली फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए। तो फिर से वही बात है, अलमीरा जो आपने लिखा ए लेटर से स्टार्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अलमीरा कहने में साउंड कैसा आ रहा है, वाउल साउंड आ रहा है, और जब वाउल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आ का नहीं एन का यूज हो जाएगा। जैसे आ एक्सपेंसिव कार की जगह पर एन एक्सपेंसिव कार हो गया था, तो ये खुद अपने आप में नाउन है अलमीरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अलमीरा हो जाएगा। तो सही पार्ट आपका, मतलब जो जिसमें एरर है, पार्ट आपका कौन सा यहाँ पर है, ए है, और यहाँ पर होना चाहिए एन अलमीरा, एन अलमीरा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये क्या है, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी in the locality has been in the minds of people for some time now. The need यानी कि ज़रूरत, और किस चीज़ की ज़रूरत, टू सेट अप, स्थापित करने की, स्टैब्लिश करने की, सेटअप करने की, अ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी को सेटअप करने की जो ज़रूरत है, और कहाँ पर सेटअप करने की, इन द लोकेलिटी, ये वेयर का आंसर हो गया, एडवर्ब फ्रेज आपकी हो गई, एडवर्ब प्लेस को बताने के लिए फ्रेज। तो द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में एक अच्छी लाइब्रेरी को सेटअप करने की जरूरत, हैज बीन, ये हैज बीन किसके लिए, नीड के लिए आया, हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, पीपल एक से ज्यादा हो गए तो फिर यहां पर माइंड नहीं कहा जाएगा बल्कि क्या कहा जाएगा, माइंड्स कहा जाएगा। तो जैसे लाइफ का प्लूरल लाइव्स हो जाता है इस टाइप में, तो इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम नाउ, यानी कि इस समय जो उनके दिमाग में जो ये विचार है वो अभी कुछ समय से चल रहा था, इसका मतलब अभी भी है और कुछ समय से ये विचार जो है चल रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो केवल पीपल लिखा हुआ है, अगर हम केवल पीपल का यूज करते हैं तो एक जनरलाइज वे में सभी जगह के लोगों के बारे में बात आ जाती है। अगर हम ऐसा लिखें, people speak English all over the world, people speak English all over the world, पूरी दुनिया के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो एक जनरलाइज वे में बात हो गई, दुनिया भर के लोगों के बारे में बात हो गई। इसी तरह से हम कह दें पीपल एडमायर द ब्रेव, यानी कि लोग बहादुरों की प्रशंसा करते हैं, बहादुर लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो द ब्रेव कह दिया गया, एडजेक्टिव को द के साथ जोड़ा गया और वो उस ग्रुप को बताएगा। तो पीपल एडमायर द ब्रेव, द पीपल एडमायर द ब्रेव नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां पर जो बात हो रही वो उस लोकेलिटी के लोगों के बारे में बात हो रही है, उस मोहल्ले के लोगों के बारे में बात हो रही है, और ऐसे में जब बात होगी तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर द पीपल लिखना पड़ेगा, ये द पीपल करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा यहां पर ये पार्ट, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ये करेक्ट होगा आपका। तो कहां पर द का यूज करना है पीपल के साथ और कहां पर नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ लें। जब एक जनरल वे में लोगों के बारे में बात हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, पीपल, है ना, जनरलाइज वे में बात हो गई। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के लोगों के बारे में अगर बात हो रही है तो फिर हम द पीपल कहेंगे, जैसे द पीपल ऑफ दिस सिटी, द पीपल ऑफ अमेरिका, इस टाइप में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है
ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर, ललित इंट्रोड्यूस्ड मी, ललित ने मेरा परिचय करवाया। और किससे परिचय करवाया? टू हिज फ्रेंड। इंट्रोड्यूस के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा? टू, जिससे परिचय करवाया जाएगा। तो ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, ललित ने मेरा परिचय करवाया अपने फ्रेंड से। और फ्रेंड के लिए क्या बात आ रही है? हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। तो अगर हम एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो आर्टिकल का यूज एक ही बार होगा, लेकिन वो पहले नाउन से पहले किया जाएगा। इस जगह पर जो पहला वाला नाउन है उससे पहले, उसके बिफोर हम यूज करेंगे। तो सही तरीके से लिखा जाएगा अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। अगर हम अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट कहते हैं तो फिर दो लोग हो जाएंगे, है ना। जबकि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हिज फ्रेंड, मतलब फ्रेंड से, और जो फ्रेंड था उसके बारे में बात हो रही है। अब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो हु इज जो कि है, यहां पर भी बात सिंगुलर में आई, तो फिर आ सिंगर एंड आ साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं, बल्कि हु इज आ सिंगर एंड साइंटिस्ट, ये सही तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम सेंटेंस ये लिखें, डॉक्टर राधाकृष्णन was a great philosopher and a politician, है ना। क्या कहा गया कि डॉक्टर राधाकृष्णन was a great philosopher and a politician। तो यहां पर सेंटेंस से हमको पता चल रहा है आर्टिकल हमने दो बार यूज किया है, आ पॉलिटिशियन कहा है और आ ग्रेट फिलोसफर कहा, तो ये दो लोग हो जाएंगे। तो इस वजह से हम एक पर्सन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो दोबारा हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो सही तरीके से लिखा जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड पॉलिटिशियन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसी तरह से आ सिंगर एंड आ साइंटिस्ट नहीं कहा जाएगा, या सिंगर एंड आ साइंटिस्ट नहीं कहा जाएगा, सही तरीका हो जाएगा आ सिंगर एंड साइंटिस्ट, आ सिंगर एंड साइंटिस्ट, ये हम कहेंगे। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो क्या लिखा हुआ है? दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट्स कम हियर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बारे में। लिटिल का मतलब हार्डली एनी, ना के बराबर। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन पूरा। जैसे द चाइल्ड हैज ड्रंक द लिटिल मिल्क, द लिटिल का मतलब दैट लिटिल मिल्क, दैट वॉज इन द ग्लास, दैट वॉज इन द ग्लास, मतलब जो भी ग्लास में था थोड़ा, लेकिन जितना भी था पूरा उसने पी लिया है। तो उसके साथ कोई एडजेक्टिव क्लॉज या कोई एडजेक्टिव फ्रेज जुड़ी हुई होगी जो ये इंडिकेट करेगी कि हम वहाँ पर द लिटिल लिखें। अगर अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि मिल्क। अगर काउंटेबल नाउन है तो हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज़ करते हैं। फ्यू का मतलब ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब कम, लेकिन जितने भी हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन, यह टाउन बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, एंड देयर इजंट मच टू सी, और यहाँ कुछ ज़्यादा देखने के लिए भी नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा वेल नोन नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बातें नेगेटिव चल रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर थोड़े से टूरिस्ट, आ फ्यू का मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग को देने वाला ये वर्ड हो गया। तो वहाँ पर आ फ्यू टूरिस्ट आते हैं, ये कहना सुटेबल नहीं है। हमको वहाँ पर क्या कहना होगा? फिर फ्यू टूरिस्ट कहना होगा, यानी कि वो जब वेल नोन नहीं है, ना वहाँ पर कुछ देखने लायक है, तो ना के बराबर। कहीं साल में कहीं इक्का दुक्का कोई टूरिस्ट आ गया तो ना के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्यू टूरिस्ट्स, फ्यू टूरिस्ट कहा जाएगा। फ्यू के साथ लिखा प्लूरल ही जाएगा, चाहे वो फ्यू हो या आ फ्यू हो या द फ्यू हो, और काउंटेबल नाउन ही आ सकता है। अनकाउंटेबल कभी प्लूरल किए भी नहीं जा सकते। तो यहां पर क्या हुआ कि सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर,
और ये बात फ्यू जब आपने कहा तो एक नेगेटिव बात हो गई, जब आपने आ फ्यू कहा था तो ये बात क्या हो रही थी, पॉजिटिव हो रही थी। तो इस तरह से ये फ्यू टूरिस्ट कहा जाएगा, ना कि आ फ्यू टूरिस्ट कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट से, कीड़ों से फैसिनेटेड था। मतलब फैसिनेशन क्या होता है, आकर्षण, किसी चीज़ में इंटरेस्ट उसका होना, खासकर आश्चर्य के साथ अगर उस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है तो हम क्या कहेंगे, फैसिनेटेड है वो। तो ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीड, जितना ही ज़्यादा उसने स्टडी किया उनकी हैबिट्स को, देयर हैबिट्स, ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन, उतना ही उसका जो आकर्षण था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। तो अगर हम पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होने की, यानी कि कहने का मतलब है जितना ही और उतना ही, अगर ये मीनिंग आ रही है उसमें, जितना ही और उतना ही ये मीनिंग अगर आ रही है, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही जो क्लॉजेस हैं वो कंपेरेटिव डिग्री से स्टार्ट करनी है और दोनों से पहले आपको क्या करना है, द यूज़ करना है। तो यहाँ पर तो द यूज़ किया गया है, सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है उससे पहले द नहीं यूज़ किया गया है, तो ये गलत हो गया है यहाँ पर। तो ग्रेटर ना लिख करके इसको हम क्या लिखेंगे, द ग्रेटर लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, द ग्रेटर हो जाएगा, ये सही होगा। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, मतलब वो कीड़े मकोड़ों से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था, उसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, आकर्षण था उनकी स्टडी करने में। और आगे क्या है कि जितना ही ज़्यादा उसने स्टडी की, द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, मतलब उनकी आदतों को, द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन, उतना ही ज़्यादा उसका फैसिनेशन बढ़ता गया, है ना। जैसे कुछ आसान एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को और ज़्यादा समझ लेते हैं। अगर हम ये लिखें, द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, दोनों ही बातें कंपैरेटिव डिग्री में आपको लिखनी पड़ेंगी। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, मतलब जितना ही ज़्यादा उसे मिलता है उतना ही वो और ज़्यादा चाहता है, मतलब उसका एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस तरह से मोर से पहले यहाँ पर आपने द का यूज़ कर दिया, मोर से पहले यहाँ पर द यूज़ हुआ, और इसी तरह से मोर से पहले यहाँ पर भी द यूज़ कर दिया। दोनों ही बातें आप कंपैरेटिव डिग्री से यहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोनों क्लॉजेस को। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। आगे बात की जा रही है यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, इस हर्डल को तुम क्रॉस कर पाओगे, एक पॉजिटिव टोन में बात की जा रही है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, विद लिटिल पेशेंस। लिटिल का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या है, हार्डली एनी, ना के बराबर, नेगेटिव टोन रखता है ये। तो अगर आपने कहा कि ना के बराबर पेशेंस से तुम इस हर्डल को, इस बाधा को क्रॉस कर लोगे। हर्डल का मतलब कोई ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, है ना, इंपेडिमेंट भी आप कह सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ना के बराबर पेशेंस से तुम इस हर्डल को क्रॉस कर लोगे, तब तो ये गलत है। इसका मतलब अगर हर्डल को क्रॉस करना है तो कुछ तो पेशेंस होना चाहिए, तो मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब मीनिंग यहाँ पर हमको पॉजिटिव रखनी होगी तो हम यहाँ पर क्या लिख लें, आ लिटिल लिख लें। लिटिल की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा, यानी मीनिंग यहाँ पर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी पॉजिटिव। तो विद अ लिटिल पेशेंस मतलब थोड़े से धैर्य के साथ, यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, तुम इस हर्डल को क्रॉस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, लिखा हुआ है ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट मतलब वो पैदल नहीं गया शहर को, ऑन फुट कहा जाएगा, ऑन द फुट नहीं कहा जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
ऑन फुट कहा जाएगा, और इस वजह से ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं गया शहर को पैदल। आगे क्या बताया गया, ही वेंट देयर, मतलब वो वहाँ गया, और कैसे गया, बाय, यहाँ पर सेमी कॉलन कर लेंगे जब आगे सेंटेंस चालू हो रहा है, बिना कंजंक्शन के अगर लिखा है तो ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और बाई के साथ जोड़ रखा है तो फिर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। हम क्या लिखेंगे, बाई ट्रेन लिखेंगे, बाई ट्रेन लिखेंगे। इसी तरह से बाई बस लिखेंगे, बाई साइकिल लिखेंगे, बाई शिप लिखेंगे, इस टाइप में। लेकिन अगर हमको आर्टिकल वहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है सेंटेंस, ही वेंट टू मुंबई, फिर द ट्रेन विद इन ऑन और बाई। अब क्वेश्चन ये ऐसे आपको दे दिया गया, ही वेंट टू मुंबई, मतलब वो मुंबई गया, और उसके बाद डैश द ट्रेन। अब ये द तो लगा हुआ है, आप इसको हटा नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिल आपको यहाँ पर करना है इन ऑप्शंस में से, इसमें आपको कुछ भी इंटरफेयर करना नहीं है। तो द तो लिखा है, और जब द लिखा हुआ है तो आप बाई के साथ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप बाई ट्रेन लिखेंगे, बाई द ट्रेन नहीं लिखेंगे। तो बाई तो लिखना यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाई नहीं लिख सकते, ये ऑप्शन आपका हट गया। तो फिर अब क्या बचा, विद द ट्रेन। लॉजिकल नहीं रहेगा कि ट्रेन के साथ साथ गया, है ना, ये मतलब जिधर जिधर ट्रेन गई उधर उधर वो भी गया, तो ऐसा ये लॉजिकल नहीं है ना। मतलब वो ट्रेन पर नहीं है, वो ट्रेन के साथ साथ जा रहा है, तो ये नहीं। फिर आगे क्या है, इन द ट्रेन। ऐसे में इन का यूज़ नहीं किया जाता। इन का यूज़ हम तब करते हैं, ऐसे व्हीकल्स के लिए करेंगे जिनमें आप सीधे खड़े होकर के नहीं चल सकते, मूव नहीं कर सकते। जैसे कार है तो इन द कार लिख दिया जाएगा, इन द जीप कहा जाएगा, इन द टैक्सी कहा जाएगा। लेकिन जो बड़े वाहन हैं जिनमें आप खड़े होकर के सीधे इधर से उधर मूव करते हैं, तो फिर उनके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो फिर क्या लिखा जाएगा, ऑन द ट्रेन। वेंट वर्ब के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ही वेंट टू मुंबई ऑन द ट्रेन। हाँ, सिटिंग इन द ट्रेन इस टाइप में कहा जा सकता है, लेकिन ये मूवमेंट की जो वर्ब है इनके साथ हम क्या कर देंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द ट्रेन। इसी तरह से प्लेन होगा तो ऑन द प्लेन, इन द प्लेन नहीं कहा जाएगा, लेकिन इन द हेलीकॉप्टर या इन हिज हेलीकॉप्टर, वो पर्सनल भी होते हैं, ठीक है। तो इन द कार या इन हिज कार। हालांकि ट्रेन के लिए हिज वगैरह यूज़ नहीं हो सकता, ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर्सनल तो ये होते नहीं। तो ही वेंट टू मुंबई ऑन द ट्रेन ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से ऑन हिज बाइसिकल कहा जाएगा, ऑन हिज बाइसिकल या ऑन द बाइसिकल। लेकिन अगर केवल साइकिल या केवल बाइसिकल है तो फिर आप क्या लिखेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, बाई बाइसिकल कहेंगे या बाई साइकिल कहेंगे। तो यहाँ पर बाई द ट्रेन ना होकर के बाई ट्रेन। अच्छा, आर्टिकल कब यूज़ हो सकता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी जरा हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये लिख दिया जाए, सेंटेंस ये लिखा है, a car knocked down the old man. A car knocked down द ओल्ड मैन। ठीक है, तो अब ऐसे में आकार, अच्छा अगर हम यहाँ पर कोई प्रोनाउन ले लें तो नॉक्ड डाउन हिम नहीं कहा जाएगा, फिर नॉक्ड हिम डाउन कहा जाएगा। लेकिन नाउन है तो नॉक्ड डाउन द ओल्ड मैन या नॉक्ड द ओल्ड मैन डाउन, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नाउन के साथ ऐसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम पैसिव वाइज में चेंज करें
और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले ये लिख दिया जाएगा द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन, द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन, ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई। और ये बात जब आप लिखेंगे तो बाई कार नहीं हो जाएगा, बाई आकार हो जाएगा, बाई आकार। यहाँ पर आ का यूज सही है। तो ऐसा नहीं कि हमको याद कर लेना है कि बाई आकार या बाई दाकार नहीं होता है, बाई कार होता है। वो तब जब हम एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसका हमने यूज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर नहीं किया है, बल्कि टक्कर मारने वाली एक थिंग के तौर पर हमने किया है। तो एक कार ने बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी, इसका मतलब बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी गई किसके द्वारा? एक कार के द्वारा, ऐसे कहा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कब हम बाई कार लिखेंगे और कब हम बाई आकार लिखेंगे। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। और क्वेश्चन अगला आपका जो दिया है वो ये है, माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, है ना। मेरे फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया। अच्छा, इंसिस्ट के बाद हम ऑन तब लिखते हैं जब आगे कोई नाउन लिखा हुआ हो, लेकिन आगे कोई अगर क्लॉज लिखी हुई है, सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें आगे आया हुआ है, तो फिर इंसिस्टेड के बाद हमने क्या कर दिया? दैट। ठीक है। तो माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड, मेरे फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया। और क्या इंसिस्ट किया? दैट आई शुड सी द मूवी, कि मुझे मूवी देखनी चाहिए या मैं मूवी को देखूं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इस फ्रेज को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कहा जाता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड नहीं कहा जाएगा। और ना फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कहेंगे तब भी गलत है। मान लीजिए यहाँ तो आपका पार्ट सही हो जाएगा, आपको इसमें कुछ गलती लगी, ऑप्शंस में है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया और कई तरह से लिख दिया गया। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड लिख दिया गया, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लिख दिया गया, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड लिख दिया गया, एक नो इंप्रूवमेंट लिख दिया गया। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि सही फ्रेज जो हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये लिखा जाएगा, शुरू से आखिर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। कंट्रीब्यूट के बाद हम प्रीपोजिशन टू या टूवर्ड्स का यूज करते हैं, कंट्रीब्यूट इन नहीं होता, किसी चीज में योगदान देना। तो दोनों ही किनको बताया जा रहा है? ऑप्टिमिस्ट को बताया जा रहा है और पेसिमिस्ट को बताया जा रहा है। तो दोनों ही, कौन? ऑप्टिमिस्ट भी और पेसिमिस्ट भी। अब ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है one who looks at the bright side of things। मतलब जो चीज़ों के चमकदार पहलू को देखता है, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है, ब्राइट साइड को देखता है, उसको हम क्या कह देते हैं? ऑप्टिमिस्ट कह देते हैं। और पेसिमिस्ट किसको कहा जाता है? पेसिमिस्ट हो जाता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों के नकारात्मक पहलू को देखता है, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं पेसिमिस्ट कह देते हैं। तो ये निराशावादी है और ये आशावादी है ना। तो ये दोनों टर्म्स हमें जानने हैं और जानते भी होंगे ज़्यादातर बच्चे। तो यहाँ पर क्या है? बोथ पेसिमिस्ट्स एंड ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, यानी कि ऑप्टिमिस्ट भी और पेसिमिस्ट्स भी कंट्रीब्यूट, यानी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी को, यानी सोसाइटी के लिए उनका भी योगदान होता है और उनका भी योगदान होता है। ऑप्टिमिस्ट लोगों का भी होता है और पेसिमिस्ट लोगों का भी होता है। द ऑप्टिमिस्ट, यानी जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है, इन्वेंट्स, अब देखिए सिंगुलर हो गया तो इन्वेंट्स कह दिया गया है ना। तो द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एरोप्लेन,
यानी कि जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है वो इन्वेंट करता है एरोप्लेन को, है ना, उसका आविष्कार करता है। द पेसिमिस्ट, जबकि जो पेसिमिस्ट व्यक्ति है वो पैराशूट का आविष्कार करता है। तो अगर हम इन्वेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो जो इन्वेंशंस हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। जैसे केवल एरोप्लेन नहीं है, द एरोप्लेन है। इसी तरह से यहाँ पर ये वर्ब जो है इन्वेंट्स दोनों के साथ जुड़ी है। द पेसिमिस्ट, इसका मतलब द पेसिमिस्ट इन्वेंट्स, द पेसिमिस्ट इन्वेंट्स। जैसे हम ये लिख दें कि यू विल पास, ही नेवर, तो ही नेवर का मतलब ही विल नेवर, ठीक है, ही विल नेवर पास, अंडरस्टूड है, वो विल और पास वर्ब। तो यहां पर क्या हुआ कि जो पेसिमिस्ट है वो इन्वेंट करता है पैराशूट को, तो पैराशूट से पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा, द यूज करना पड़ेगा, इससे पहले द यूज करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा कि बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दोनों ही तरह के लोग सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं, ऑप्टिमिस्ट भी और पेसिमिस्ट भी। ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट करता है एरोप्लेन को, जबकि पेसिमिस्ट पैराशूट को। इसका मतलब जो पेसिमिस्ट है वो पैराशूट को इन्वेंट करता है। तो इन्वेंशंस के लिए हम आर्टिकल द यूज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, इट बीइंग रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी। इट बीइंग अ रेनी डे। अच्छा, अगर हम कुछ सेंटेंस आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे ये लिख दिया जाए, बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड एट होम। बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड एट होम। तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि ये बीइंग अ रेनी डे किसके लिए आ गया है, वी के लिए आ गया है। इसका मतलब वी वर अ रेनी डे वी स्टेड एट होम। जैसे हम कहते हैं बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन टू रेस्ट, तो बीइंग टायर्ड ही के लिए ही आ गया, वो टायर्ड था और वो आराम करने के लिए बैठ गया। लेकिन यहाँ पर हम रेनी डे नहीं थे, तो ये मौसम को बता रहा है। तो बीइंग अ रेनी डे हम न लिख करके इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इट बीइंग अ रेनी डे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बीइंग न होकर के हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे। तो यहाँ पर इट तो लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इट बीइंग। लेकिन आ रेनी डे, जैसे यहाँ पर आपने लिखा, डे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर रेनी डे केवल नहीं लिखेंगे बल्कि आ रेनी डे हो जाएगा। तो सही सेंटेंस आपका होगा इट बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने की वजह से वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, नॉट टू गो आउट, बाहर ना जाने का, यानी हमने बाहर ना जाने का निर्णय लिया, बट यानी बल्कि, टू स्टे, इसका मतलब वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वॉच अ मूवी, बल्कि हमने डिसाइड किया घर पर ही रहने का और मूवी देखने का। देखिए यहाँ पर टू गो आउट कहा गया, यहाँ पर टू स्टे कहा गया, लेकिन यहाँ पर टू वॉच नहीं कहा गया, क्योंकि ये अलग बात हो गई, लेकिन ये दोनों एक ही बात से जुड़ी हुई बातें हो गई। यानी घर पर रुकना और टीवी देखना ये एक ही प्रोसेस से जुड़ी हुई, लेकिन बाहर ना जाना ये अलग बात हो गई, है ना। नेगेटिव इसलिए नॉट को हमने इन्फिनेटिव से पहले यूज की, तो टू नॉट गो आउट नहीं कहा जाएगा, नॉट टू गो आउट कहा जाएगा। तो ऐसा ना करने के लिए डिसाइड किया और ऐसा करने के लिए डिसाइड किया। फिर आगे है, नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर ये फिगर यहाँ पर लिखा है, तो नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज इज प्रेस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज का मतलब देन हिज फिगर, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे देन माई नहीं लिखा जाएगा, देन माइन लिखा जाएगा।
लेकिन जो ही है इसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों ही हिज होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा प्रोनाउंस, वो इसी से रिलेटेड आपका होगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया है, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया ये। तो कह दिया गया यहाँ पर नो स्ट्रॉन्गर आ फिगर, फिगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इस वजह से इसके पहले आपने आर्टिकल यहाँ पर आ लिख दिया। तो नो स्ट्रॉन्गर आ फिगर देन हिज, मतलब उसके फिगर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर, है ना, नहीं, नेगेटिव लग गया है, नो स्ट्रॉन्गर लिख दिया गया है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब इज प्रेस्क्राइब्ड यानी प्रेस्क्राइब किया गया है इन द हिस्ट्री, तो इन द हिस्ट्री न लिख करके हम क्या लिखेंगे, इन हिस्ट्री लिखेंगे, इन हिस्ट्री लिखा जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था जैसे द हिस्ट्री ऑफ रोम, ऐसे हम कहते हैं रोम का इतिहास, तो फिर क्या लिखा जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ रोम, पर्टिकुलर कर दिया गया ऑफ लगा करके यहाँ पर। लेकिन इन द हिस्ट्री नहीं लिखा जाएगा, इन हिस्ट्री कहा जाएगा, तो द लगाना वहाँ पर गलत है। तो सी पार्ट जो है इसमें एरर है, इन द हिस्ट्री ना होकर के इन हिस्ट्री ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दीज फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर, ये फैक्ट्स इस बात को बहुत ही क्लियर बना देते हैं दैट ही हैड हैंड इन द मर्डर, मतलब मर्डर में उसका हाथ था, दो यद्यपि ही स्टिल प्लीड्स इनोसेंस, मतलब भले ही वो अभी भी इनोसेंस को प्लीड करता है, यानी कि वो ये बताता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसका मर्डर में हाथ था। तो ही हैड हैंड अगर जो लिखा हुआ है तो हैंड जो आपका है यहाँ पर, टू हैव अ हैंड का मतलब होता है किसी चीज़ में हाथ होना, टू हैव अ हैंड, तो हैव यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में क्या हो गया, हैड हो गया, ही हैड हो गया, तो ही हैड अ हैंड कहा जाएगा, ही हैड हैंड नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल के साथ यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। फ्रेज में भी हम यूज़ करेंगे टू हैव अ हैंड, यानी हैव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो फिर हम इसको लिखेंगे दीज फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर, ये फैक्ट्स इस बात को एकदम स्पष्ट कर देते हैं दैट ही हैड अ हैंड, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अ हैंड इस तरह से, इन द मर्डर, मतलब मर्डर में उसका हाथ था, दो भले ही स्टिल प्लीड्स इनोसेंस, वो अभी भी अपनी इनोसेंस की याचना करता है, यानी वो ये रिक्वेस्ट करता है कि वो इनोसेंट है, उसको छोड़ दिया जाए। जैसे प्लीड गिल्टी और प्लीड इनोसेंस, है ना, ये दो बातें हैं। उसके बाद फिर अ नेशन वाइड सर्वे हैज़ ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, तो एक नेशन वाइड यानी कि देशव्यापी सर्वे, तो एक देशव्यापी जो सर्वे है उसने क्या किया है, हैज़ ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, ब्रिंग अप का मतलब एक तो होता है पालन पोषण करना, और एक ब्रिंग अप का मतलब ऐसा सामने रखना, लाना। तो उसने एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग को सामने रखा है एक नेशन वाइड सर्वे ने, और रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब से संबंधित, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हो जाते हैं जो आईएनजी पर खत्म होते हैं। तो रिगार्डिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पर ये रेट आपका जो नाउन लिखा हुआ है, और इससे पहले आपने इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो लिख दिया है वो एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, तो रिगार्डिंग द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऐसे कहा जाएगा ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लास्ट जो इस एक्सरसाइज का है, द रिसेंट स्टडी हैज़ इंडिकेटेड, यानी हाल ही की स्टडी ने ये इंडिकेट किया है दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, द पीपल का मतलब उस जगह के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ के लोगों के एटीट्यूड्स में एक परसेप्टिबल चेंज आया है। तो चेंज ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, परसेप्टिबल उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, एबल या एबल पर एंड होने वाले वर्ड से एडजेक्टिव होते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आ का यूज़ करना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा आ परसेप्टिबल चेंज, आ परसेप्टिबल
चेंज, ये आपका सही फ्रेज यहाँ पर होगा। मतलब एक परिवर्तन, और कैसा, जो परसेप्टेबल है, जिसको महसूस किया जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है, जो नोटिसेबल है। तो ये आपके एक्सरसाइज जो आर्टिकल पर बेस्ड थी, इसके 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इससे पहले आपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, इजी एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद आपने 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। तो इस टाइप में आपने पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया है। अब मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर ही हो गया होगा। आप एक्सरसाइज करें। ऐसा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लगते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, मैं उनके आंसर भी दूंगा आपको। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि चीज़ें आपको कैसी लगी, कैसा समझ में आया। अगर आपकी कुछ ओपिनियंस हैं, अगर आपके कुछ सजेशंस वगैरह हैं, तो वो भी आप जो है भेज सकते हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।